Mhm. Hello everyone, welcome back to Chiki Today. Myself Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. So आज के सेशन में हमें कवर करना है 13 अगस्त की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है उनका क्वेश्चन फॉर्म में एनालिसिस। फाइन, जो टॉपिक्स रहने वाले हैं उन्हीं का पार्ट है लेक तुर्काना, कुर्स्क रीजन, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, विजयलक्ष्मी पंडित, पेरिस ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स एज वेल, ग्रेट बैरियर रीफ। फाइन, सो इन्हीं क्वेश्चंस का हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं और इनसे रिलेटेड जो PYQ क्वेश्चंस है वो भी हम इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइन, देन रिवीजन और क्विज के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। Also, these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. So सेशन को स्टार्ट करते, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल मैंने आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा था 8th रैंक, सेकंड का ADB बैंक, थर्ड का जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, फोर्थ का आंसर रहा था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, फिफ्थ का आंसर था प्रमोटिंग अल्कोहल एंड टैबोको अंडर द गाइज ऑफ अदर प्रोडक्ट डिस्गाइज फॉर्म में, सिक्स का आंसर लोच स्पीशीज, सेवेंथ का आंसर रहा था इंडिया। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेक तुर्काना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो लेक तुर्काना की बात की जा रही है, किस कंट्री में ये लोकेटेड है? सो द आंसर इज केन्या। केन्या में लोकेटेड है, नॉर्दर्न केन्या में लोकेटेड है लेक तुर्काना। रिसेंटली यहाँ पे साइंटिस्ट ने सर्वे किया है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। ये जो रीजन है ये केन्या से एक्सटेंड हो रहा है कहाँ? इथोपिया में। इथोपिया जो कि पार्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, ये दोनों नेशन है अफ्रीका के, इथोपिया एंड केन्या। फाइन, सो जो लेक तुर्काना है वो अफ्रीका की फोर्थ लार्जेस्ट लेक है। फर्स्ट लार्जेस्ट लेक कौन सी है आप बता सकते हैं? एंड वर्ल्ड्स का जो लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है वो भी कौन है? लेक तुर्काना है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है। अफ्रीका की जो फर्स्ट लार्जेस्ट लेक है वो लेक विक्टोरिया है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फाइन, और इसी के साथ रिसर्च से जो रिजल्ट आया है, यहाँ पे जो सर्वे हुआ है उससे जो रिजल्ट आया है उससे सामने आया है कि ये जो रीजन है, यहाँ की जो चैलेंजिंग कंडीशन है उस कारण से सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंडर हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स चैलेंजिंग कंडीशन। और यहाँ का जो मेन एम्प्लॉयमेंट सोर्स है फिशिंग, उसको कमर्शलाइजेशन करना भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स चैलेंजिंग कंडीशन। फाइन, सो दैट्स वाई लेक तुर्काना भी न्यूज में रहा था। फाइन, इसी के साथ ईस्टर्न रिफ्ट वैली का पार्ट है लेक तुर्काना। जो अदर थिंग हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं ईस्टर्न रिफ्ट वैली से, फर्स्ट है माउंट किलिमंजारो, सेकंड है अफार ट्राइंगल। ठीक है, सो माउंट किलिमंजारो की अगर बात करूँ, सो माउंट किलिमंजारो ये पार्ट है कहाँ का? ईस्टर्न रिफ्ट वैली का पार्ट है। फाइन, माउंट किलिमंजारो जो कि फेमस माउंटेन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कहाँ लोकेटेड है? ईस्टर्न रिफ्ट वैली में ही लोकेटेड है, जहां पर आपको लेक तुर्काना भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ द अफार ट्राइंगल, अफार ट्राइंगल की लोकेशन भी कहाँ पर है? ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम में है, जो कि एक जुलॉजिकल डिप्रेशन है जहां पर तीन टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्स होती है। तीन टेक्टोनिक प्लेट में न्यूबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट्स, ये तीनों एक पॉइंट पे कन्वर्स होती है एंड दैट पॉइंट इज द अफार ट्राइंगल। फाइन, और सून ये ओशन में कन्वर्ट होने वाला है एज पर जो रिसेंट रिसर्चेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग। फाइन, सो दैट्स वाई क्वेश्चन न्यूज में रहा था। और इसी के अलावा अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां पर तीनों लाइन पास होती है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड पास होती है, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो तीनों जो लैटिट्यूड लाइन से ओनली कॉन्टिनेंट से पास होती है वो है अफ्रीका। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज विच डे is observed as International Day of Indigenous People. So International Day of Indigenous People ये किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है? सो द आंसर इज 9th ऑफ अगस्त। सो एनुअली 9th ऑफ अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल्स। फाइन, सो इस डे को स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने, ताकि अवेयरनेस को रेज किया जा सके अबाउट द राइट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वल्नरेबल इंडिजिनस पीपल। फाइन, जो स्वदेशी पीपल है उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूएन ने स्टार्ट किया था 9th ऑफ अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल। और 2024 की जो थीम रही थी इस बार, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। सो ये थीम रही थी इस बार। फाइन,
इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन का जो फाउंडेशन ईयर है वो 24 अक्टूबर 1945 है। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए प्रमोट किया गया था यूनाइटेड नेशन को और एस्टेब्लिश किया गया था एक इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशन। बेसिकली 193 इसके मेंबर कंट्रीज है और जो मेन ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के उन्हीं में से जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएन का पार्ट है, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। इन सब के जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट आईसीजी। आईसीजी का हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है और अदर ऑर्गन्स जो है यूएन के उनका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में। इसी के साथ एक ट्रिविया क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अबाउट विजय लक्ष्मी पंडित। सो विजय लक्ष्मी पंडित, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही थी इंडिया से विजय लक्ष्मी पंडित। और बेसिकली ये मोतीलाल नेहरू की डॉटर है एंड जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है। सो विजय लक्ष्मी पंडित इन्होंने सर्व किया था द फर्स्ट प्रेसिडेंट एट जनरल असेंबली। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next one is the city of Kursk recently seen in the news is located in which country? So recently Kursk city ये न्यूज में रही थी और किस कंट्री में लोकेटेड है कुर्स्क? सो द आंसर इज रशिया। सो रशिया में लोकेटेड है कुर्स्क सिटी। न्यूज में रिसेंटली ये इसलिए रही क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है रशिया की गवर्नमेंट ने ड्यू टू यूक्रेनियन इनकर्जन। सो बताया जा रहा है कि यूक्रेनियन सेना ने घुसपैठ किया है, दैट्स वाई यहाँ पर अभी रिसेंटली इमरजेंसी लगाई गई है कुर्स्क रीजन में जो कि पार्ट है रशिया का। फाइन, सो एंशियंट सिटी है ये रशिया की, फर्स्ट 1032 में मेंशन किया गया था और यूक्रेनियन बॉर्डर के नियर बाय है और 450 किलोमीटर इसके डिस्टेंस है। कहाँ से? मॉस्को से डिस्टेंस है, रशिया के जो कैपिटल मॉस्को है वहां से 450 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये लोकेटेड है कुर्स्क सिटी। सो रिसेंटली ये न्यूज में रही थी। इसी के अलावा रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करें, सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्टार्ट हुआ था 2014 में। सो बेसिकली यूक्रेन रशिया का जो वॉर है उसका मेन रीजन क्या रहा था? 2014 में ये स्टार्ट हुआ था वॉर यूक्रेनियन रिवॉल्यूशन के साथ, जब रशिया ने क्रिमिया पर इलीगली एनेक्सेशन किया था और सेपरेटिस्ट वॉर को सपोर्ट किया था यूक्रेन में। और ये दो रीजन रहे थे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड फेज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, वो 2022 में हुआ था। फाइन, इसी के साथ अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया की जो बॉर्डर कंट्रीज है वो कितनी है, ये क्वेश्चन हो सकता है। सो रशिया के पास जो बाउंड्री कंट्रीज है वो 14 कंट्रीज है, जिनमें से पार्ट है पोलैंड, लिथुनिया, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया एंड नॉर्थ कोरिया। सो ये सारी कंट्रीज रशिया के साथ अपनी बाउंड्री फॉलो करती है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next one is the 2026 Winter Olympics will take place in which two Italian cities? So किन दो Italian cities में किया जाएगा 2026 Winter Olympics? So the answer is Milan and Cortina d'Ampezzo. So इन दो cities को select किया गया है 2026 के Winter Olympics के लिए, जो कि इटली नेशन का ही पार्ट है। फाइन, सो इन दोनों साइट्स को 2019 में ही सिलेक्ट कर लिया गया था। बिडिंग रिजल्ट जो आए थे उसमें ये दोनों इटालियन सिटी मिलन एंड कॉर्टिना डी एम्पीजो इनको सिलेक्ट किया गया था ओवर स्टॉकहोम एंड आर। स्टॉकहोम एंड आर ये सिटीज है कहाँ की? स्वीडन की। सो स्वीडन की इन दो सिटीज के अगेंस्ट में मिलन एंड कॉर्टिना डी एम्पीजो ने बिड को जीता था और इस प्रकार ये होस्ट करेगा 2026 का विंटर ओलंपिक्स। फाइन, इसी के साथ मेंस हॉकी टीम की बात किया जाए तो रिसेंटली मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसको हराकर? स्पेन को। और गोल्ड मेडल किसने जीता है? सो गोल्ड मेडल नीदरलैंड ने जीता है। और ओलंपिक की हिस्ट्री में द मोस्ट सक्सेसफुल जो टीम है हॉकी में वो कौन है? इंडिया थी बट अब बन चुकी है नीदरलैंड। सो पॉइंट टू बी नोटेड कि विच कंट्री हैज द मोस्ट
ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन द मेंस हॉकी। सो उसमें अब फर्स्ट नंबर पे कौन आ चुका है? नीदरलैंड आ चुका है। सो 2024 के जो एडिशन अभी रिसेंटली हुआ था उसमें नीदरलैंड ने गोल्ड मेडल जीता, और गोल्ड के साथ नीदरलैंड के पास टोटल 8 गोल्ड हो चुके हैं। और इस प्रकार मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन बन चुकी है? नीदरलैंड बन चुकी है हॉकी में। जो सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल है अब वो इंडिया है। इंडिया के पास भी 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल है। और नीदरलैंड के पास भी 8 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। सो सिल्वर और ब्रॉन्ज हमसे ज्यादा है। सो फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल नीदरलैंड है 2024 के बाद, और सेकंड पर कौन आ चुका है? इंडिया आ चुका है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next one is how many sports will be represented in the 2024 Summer Olympic Games? So कितने sports को represent किया गया 2024 के Summer Olympics Games में? So the answer is 32. 32 sports को represent किया गया 2024 के Summer Olympic Games में, और first time break dancing को इंक्लूड किया गया समर ओलंपिक्स 2024 में ही। फाइन, इसी के अलावा रिसेंटली जो विनेश फोगाट का केस रहा था, 100 ग्राम से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था फाइनल मैच से। और इसके लिए जो अपील इन्होंने करी, कहाँ पर करी? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। सो CAS, ये न्यूज में रहा था, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। ठीक है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और जितने भी स्पोर्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको कौन हैंडल करता है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। फाइन, सो रिसेंटली जो अपील हुई है विनेश फोगाट केस की, वो कहाँ पर हुई है? CAS में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next one is what is the primary objective of the Million Designer Billion Dreams initiative recently launched by Day NRLM? So recently Day NRLM ने लॉन्च करा है मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम इनिशिएटिव, और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहा? सो द आंसर इज टू एम्पावर इंडिविजुअल विद सिस्टम्स डिजाइन नॉलेज। सो सिस्टम डिजाइन नॉलेज से एम्पावर करना है इंडिविजुअल्स को, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा। किसका? डे NRLM का। डे NRLM स्टैंड्स फॉर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फाइन, फाइन, इसको लॉन्च किया गया था कब? 2011 में डे NRLM को लॉन्च किया गया था, और जो मेंटर रहे थे वो कौन रहे थे इसके लिए? दीनदयाल उपाध्याय रहे थे। कौन से मिनिस्ट्री इसको ओवरसीज कर रही है? सो विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोग्राम? सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर डे NRLM के लिए। और जो प्राइमरी फोकस है डे NRLM का वो क्या है? पॉवर्टी को एलिवेट करना, गरीबी को हटाना, ये इसका मेन प्राइमरी फोकस है डे NRLM, जिसका फुल फॉर्म क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली SGVN लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कमीशन द 19 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? सो रिसेंटली फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया गया है 19 मेगावाट का, किस स्टेट में, और किसने करा है? SGVN लिमिटेड ने। और आंसर होगा मध्य प्रदेश। सो रिसेंटली जो मध्य प्रदेश में SGVN लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में 90 मेगावाट का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को कमीशन किया है। फाइन, कैपेसिटी ध्यान रखनी 90 मेगावाट की। और इसी के साथ इंडिया का जो पोटेंशियल है 280 से 300 गीगावाट प्रोड्यूस करने का फ्लोटिंग सोलर पावर का, ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। फाइन, इसी के साथ रिसेंटली सेंट्रल रेलवे ने भी अपना फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कमीशन किया था। फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कमीशन किया था, आपको लोकेशन याद है? बता सकते हैं? इसी के साथ सेंट्रल रेलवे का जो फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है उसकी लोकेशन है इगतपुरी लेक, वेस्टर्न घाट्स में। और सेंट्रल रेलवे का जो टारगेट ईयर है जीरो कार्बन एमिशन का, वो 2030 है। फाइन, केरला इंडिया का फर्स्ट स्टेट था जिसने कमीशन किया था फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, और कहाँ पर? बानासुगर सागर रिजर्वर, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, केरला में। वायनाड डिस्ट्रिक्ट वही केरल की डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रिसेंटली लैंडस्लाइड हुआ है हैवी रेनफॉल के कारण, और जी यहाँ पर ही केरल का
यहाँ पर ही फर्स्ट इंडियन स्टेट विथ ऑपरेशनल फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कमीशन हुआ था। फाइन। एंड आल्सो जो रिसेंट अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, मध्य प्रदेश में जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अभी रिसेंटली 90 मेगावाट का कमीशन हुआ है, ऑपरेशनल में आ गया है, वो पार्ट है इस प्रोजेक्ट का 600 मेगावाट का, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ही है, ओमकारेश्वर डैम पे, नर्मदा रिवर खंडवा में। सो इसका 90 मेगावाट अभी रिसेंटली कमीशन कर दिया है किसने, SJVN ने। और करंट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कौन सा है, 100 मेगावाट का है, कहाँ पर, तेलंगाना रामागुंडम में है। जैसे ही ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मध्य प्रदेश का ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन जाएगा, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। बट करंटली अभी तेलंगाना है, क्योंकि यहाँ का केवल 90 मेगावाट ही कमीशन हुआ है। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next one is Project Pari, Public Art of India, recently seen in the news, is launched by which ministry? So Pari को recently किस ministry ने launch करा है? So the answer is Ministry of Culture. Ministry of Culture ने recently launch करा है Project Pari को, World Heritage Committee meeting के दौरान इसको launch किया गया था। फाइन। सो याद है आपको 46 सेशन हुआ था अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग का, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, और जिसको रिसेंटली इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया था, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, भरत मंडपम में। फाइन। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट परी को, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, जिसको मैनेज करेंगे बाय ललित कला अकेडमी। सो ललित कला अकेडमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये दोनों मिलकर मैनेज कर रहे हैं प्रोजेक्ट परी को, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का एम क्या है कि जो इंडिया का वेरियस आर्ट फॉर्म है उनको शोकेस करना, प्लस जो एम है इंडिया के जो कल्चर है, प्लस जो एम है इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको मॉडर्न थीम के साथ बढ़ावा देना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम रहा इस प्रोजेक्ट का। फाइन। सो एनहांस करना है मॉडर्न थीम्स को किसमें, इंडिया के कल्चरल हेरिटेज में, और पब्लिक आर्ट को बढ़ावा देना है, और उसके लिए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट परी 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के दौरान। फाइन। इसी के साथ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात की जाए, सो 1977 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। फाइन। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कौन एडमिनिस्टर करता है इस बॉडी को, यूनेस्को करता है। और रिसेंटली कितने मेंबर स्टेट है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के, 21 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के मेंबर है। और जो प्राइमरी रोल है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का वो क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड कंजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फाइन। सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कंजर्व करना और आइडेंटिफाई करना मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जिसका रिसेंट जो एडिशन हुआ था 46 वो इंडिया में ही हुआ था। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ऑपरेशन दूधी, रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज। सो रिसेंटली ऑपरेशन दूधी ये न्यूज में रहा था, इस टर्म का मीनिंग क्या है? सो द आंसर इज काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कंडक्टेड बाय असम राइफल्स। सो जो उग्रवादी अभियान है जो लोकल एरियाज में चलाए जाते हैं लोगों के द्वारा, उनको काउंटर करना मेन एम है ऑपरेशन दूधी। और इन काउंटर एक्टिविटीज को कौन एग्जीक्यूट कराता है, कंडक्ट बाय असम राइफल। सो असम राइफल के द्वारा जो इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, उग्रवादी अभियान है, उनको काउंटर करना ऑपरेशन दूधी का मेन ऑब्जेक्टिव है। फाइन। सो रिसेंटली ये टर्म न्यूज में रहा क्योंकि बेसिकली जो जम्मू का रीजन है वहां पर सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस किया जा रहा है बाय द असम राइफल, जस्ट बिकॉज ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी और ट्रूप का जो रीडिप्लॉयमेंट हो रहा है आफ्टर द गलवान इंसिडेंट। सो गलवान इंसिडेंट के बाद यहाँ पर जो टाइट सिक्योरिटी हो चुकी है, ट्रूप का रीडिप्लॉयमेंट करने में जो प्रॉब्लम फेस होती है, उस कारण सिक्योरिटी चैलेंज फेस किया जा रहा है ऑपरेशन दूधी को एग्जीक्यूट करने में भी। दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। सो एडिशनल ट्रूप्स को यहाँ पे भेजा जा रहा है, इंक्लूडिंग स्पेशल फोर्सेस, असम राइफल्स, टेररिज्म एफर्ट्स को काउंटर करने के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है इन स्पेशल टास्क फोर्सेस को। फाइन। ऑपरेशन दूधी की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था। मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन दूधी। फाइन। और कौन एग्जीक्यूट करता है, असम राइफल, ये ध्यान रखना है, असम राइफल करता है। सो बेसिकली ऑपरेशन दूधी को चलाया गया था किस रीजन में, लद्दाख रीजन में। अगर गलवान इंसिडेंट की बात की जाए तो गलवान इंसिडेंट हुआ था 2020 में। सो विच ईयर, गलवान क्लैश कब हुआ था, इंडिया और चाइना के बिटवीन हुआ था 2020 में, लद्दाख में हुआ था, गलवान वैली में हुआ था, जहां पर ही गलवान रिवर फ्लो होती है। और असम राइफल्स की बात की जाए,
असम राइफल को एस्टेब्लिश किया गया था 1835 में। मोटो असम राइफल का क्या है? सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और बेसिकली किस रीजन को कवर करता है असम राइफल? नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करता है। फाइन। और ऑपरेशन दूध ही 1991 को स्टार्ट किया गया था। असम राइफल इसको एग्जीक्यूट करती है। फाइन। सो इसी के साथ 10 क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन था विद स्टैटिक जी के, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं रिवीजन क्वेश्चन। रिसेंटली जो मेजर ऑपरेशन न्यूज में रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनका रिवीजन करेंगे। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन रिसेंटली रिलीज बाय सीडीएस? द आंसर इज military aspect of cyberspace operations. Fine. Next one is, which cooperative society has recently signed an agreement with Maruth Drone Tech Private Limited to launch drone as a service operation in Andhra Pradesh and Telangana? The answer is Indian Farmers Fertilizer Cooperative. Next one is, world's largest direct air capture plant Mammoth has started operation in which country? The country is Iceland. And who has been appointed as the head of global airport operation at Air India recently? The answer is Jairaj Shanmugam. Next one is, recently Navy Chief Admiral R. Harikumar has awarded an on-the-spot unit citation to which Indian naval ship for anti-piracy operations? The naval ship is INS Sharda. Next one is, who has been appointed as the Director General of Naval Operation in Indian Navy? Vice Admiral A.N. Pramod. And who has been appointed as Chairman of the Ad hoc Committee for overseeing the operations of Wrestling Federation of India? भूपेंद्र सिंह बाजवा. फाइन. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. रिसेंट जो प्रोजेक्ट न्यूज में रहे हैं, recently the Uttar Pradesh government has approved a 1200 megawatt pump storage power project in which district? The district is Sonbhadra. Mekadatu project, recently seen in the news, is associated with which state? It is associated with Karnataka. Which organization recently received approval of funding of $215.6 from the Green Climate Fund for financing mitigation and adaptation projects? From SIDBI. And which state recently launched a unique model for TB municipalities under the project Swastham? This initiative is from Telangana. Next one is, Upper Karnali Hydroelectric Power Project, recently seen in the news, is located in which country? It is located in Nepal. And Project Strawberry, recently seen in the news, is associated with which field? The field is artificial intelligence. And also HUDCO has signed a non-binding MOU with which state government regarding financial assistance for housing and urban infrastructure projects? The state government is राजस्थान. फाइन. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन पे. स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. और इनके जो भी आंसर रहेंगे नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे. ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जुलाई, जून और अगस्त की डेटा में से ही लिए हैं, और आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में. फाइन. इसी के साथ यहाँ पे हम इस सेशन को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन आपको रिवीजन करना है और आज के डेटा को एनालाइज करना है. फाइन. Take care and please subscribe to GK Today.